गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोग चार्ज क्या होता है और चार्जिंग प्रोसेस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी आज देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है नवीन सर। चार्ज एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स। चार्ज के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी से बनता है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के एक्सेस क्वांटिटी से बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ऐसे बॉडी कहलाता है न्यूट्रल बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो प्रोटॉन से, ऐसे बॉडी कहलाता है निगेटिवली चार्ज, जो यहाँ लिखा हुआ निगेटिव चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, ऐसे बॉडी कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो ही टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आवेश एक अदिश राशि होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी बॉडी पे चार्ज है 10 कूलम, तो इसमें हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, स्केलर क्वांटिटी। जबकि करंट पूछा जाए, करंट क्या होता है, तो करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट को स्केलर बोलते हैं। अगला प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव, क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी बताइए। चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर मतलब क्या है, एडिटिव मतलब जिसको हम सिंपली ऐड कर सके। अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन मतलब सिंपल जोड़ घटाव, जैसे 4 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू कितना, 6 kg, ये आपको पता है। इसी प्रकार से सिंपल चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से रूल सीखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी बॉडी में अगर 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉडी में कुल टोटल कितना चार्ज, 2 - 1 बराबर 1 कूलम। सिंपल ऐड कर देना है साइन के साथ, तो चार्ज को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अलजेब्रा में आप सीखे हुए हैं। अगला, चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड क्या होता है समझते हैं। कोई बॉडी है, लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई बॉडी है। अब इस बॉडी को चार्ज करना है, इस बॉडी में चार्ज डालना है। तो कैसे चार्ज डाल सकते हैं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। तो इसमें हम कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अगर रिमूव करना हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट इंटीजर में रिमूव कर सकते हैं। कभी भी फ्रैक्शन में 3.5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो किसी बॉडी में जो चार्ज होता है, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछ रहा हो आपसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम बोलेंगे चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इंटीग्रल, INTGRAL, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। मतलब किसी बॉडी में चार्ज
एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कंप्लीट नंबर्स होगा, कंप्लीट इंटीजर्स होगा, यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q क्या है? किसी बॉडी में मौजूद चार्ज है, N है नंबर्स जो कि +-1, +-2, +-3 कुछ भी हो सकता है, और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। किसी बॉडी पे चार्ज Q, एज्यूम ये बॉडी है, इस पे चार्ज हमने Q डाला, तो Q चार्ज जो बॉडी पे है इक्वल्स +-n इंटू ई, जहाँ n क्या है? नंबर्स, इंटीजर्स है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है कितना होता है? E का वैल्यू, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मेरे साथ सभी याद कीजिए, बोलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q बराबर Q इक्वल्स +-n इंटू ई, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये होगा। E मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसी बॉडी पे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी बॉडी पे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड टू डेवलप 5 कूलम चार्ज ऑन बॉडी। कोई बॉडी है, इस पे 5 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा? रिमूव करने से कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। तो कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को? तो सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू N इंटू ई। अब Q का वैल्यू कितना है? 5 कूलम, इक्वल N का निकालना है वैल्यू, E मीन्स 1.6 गुना 10 के पावर -19। सॉल्व कीजिए, N बराबर 5 अपॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 जो होता है वो 6.25, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 18, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 18, ये आंसर 31.25 गुना 10 के पावर 18। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। Q इक्वल टू N इंटू ई, चार्ज का वैल्यू रख दीजिए, N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू रख दीजिए, आ गया। आप सॉल्व कीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इन, फाइंड नंबर ऑफ electrons that should be removed to generate charge of 3.5 कूलम। एवरीबॉडी सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑन बॉडी इज पॉसिबल इन एनी बॉडी। इनमें से कौन सा चार्ज संभव है किसी बॉडी में? मैं इसमें एक दो बताऊंगा, बाकी आपको आंसर करना है। फर्स्ट, ए 1.4 इलेक्ट्रॉन। अब अभी सिखाया मैंने, किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा Q, वो इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कंप्लीट इंटीजर होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है? चार्ज 1, यहाँ पर नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, कंप्लीट नंबर। यहाँ पर नंबर है क्या? नहीं, तो ये चार्ज संभव है? नहीं है। सेकेंड, 1.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम। अब ये हमको सॉल्व करते हैं, Q बराबर N इंटू ई, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब Q का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -18 बराबर N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19, यहाँ से N बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -18 अपॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19, क्या हो जाएगा? ये से ये कट गया, क्या आ गया? 10, ये ऊपर जाएगा, क्या आंसर आ गया? 10।
मतलब n का वैल्यू कंप्लीट इंटीजर है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। नेक्स्ट 3.2 गुना 10 के पावर 3.2 गुना 10 के पावर -20। अब यहाँ q का वैल्यू दिया है, q बराबर n इंटू ई, तो n का वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे, माइनस का 3.2 गुना 10 के पावर -20 बटे 1.6 गुना 10 के पावर -19। ये 2 से कट गया, यहाँ पर 10 के पावर -1 ऊपर रख गया, तो कितना आ जाएगा, 2/10 बराबर 0.2। बताइए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 3.2 कुलम, यहाँ चार्ज दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ 1.4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 3.2 कुलम है। तो सॉल्व कीजिए इसको भी। क्यू का वैल्यू कितना है, 3.2, क्यू बराबर एन इंटू, क्या लिखते हैं, क्यू बराबर एन इंटू ई। अब यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, 3.2 बट्टे ई, ई का वैल्यू 3.2 बट्टे ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19, 2 जा कितना मिल गया, 2 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, ये भी चार्ज पॉसिबल है। और 3.2 अभी क्या सीखे, q बराबर n इंटू ई, एन क्या हो सकता है, कंप्लीट नंबर, यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, डेसिमल, तो ये भी संभव नहीं है, तो 1 है, बी एंड डी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन का मतलब समझिए, कंजर्व रहना, संरक्षित रहना। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित, मतलब आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो खराब नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब चार्ज कभी बर्बाद नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, किसी मार्कर में इलेक्ट्रॉन है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन खराब नहीं हो सकता है। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को ना हम जनरेट कर सकते हैं, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि मार्कर से हमारे बॉडी में आ गया, ऐसा नहीं है कि मार्कर से इलेक्ट्रॉन खराब हो गया। तो कभी भी चार्ज खराब नहीं हो सकता है ना, हम उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। तो चार्ज कैन नाइदर बी जनरेटेड, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज को ना, आवेश को ना हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित हो सकता है। तो दूसरे भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। एक पेन है और एक ये पेन है, इसमें कुछ चार्ज है 10 कूलम, इसमें चार्ज 0 है, तो क्या होगा, दोनों का अगर हम कनेक्ट कर दिए, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, कनेक्ट कर दें, तो किसी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड मतलब अलग रखा हुआ। मान लेते हैं कमरे में बंद है, और कमरे में बंद है तो आपको अगर हम 100 रुपया दे दें, कमरा कंप्लीटली बंद है, 100 रुपया आपको दे दे रहे हैं, तो क्या आप 100 रुपया का कोई उपयोग कर पाओगे, क्या इसे कुछ खरीद पाओगे, नहीं। इसको बोलते हैं आइसोलेट करना। अभी कोरोना के समय में आइसोलेशन चल रहा था, इसको हम क्या कर रहे थे, जिसको कोरोना हो जा रहा था उसको आइसोलेशन, अलग एक रूम दे रहे थे, मतलब अलग कर दिए, एक समाज से साइड कर दिए, तो आइसोलेशन। इसी तरीके से अगर चार्ज को कहीं हम आइसोलेट कर रहे हैं, किसी बंद कमरे में रख दे रहे हैं, तो वो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, उससे चार्ज में ना कमी आएगी ना इंक्रीज होगा। तो लिखा हुआ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। मान लेते हैं अपने पास दो बॉल है, इसमें 100 कूलम चार्ज है, इसमें 0 कूलम चार्ज है इनिशियली। अब इसको हम क्या किए, एक कंडक्टर से थ्रू कर दिए, कंडक्टर को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जोड़ दिए, तो क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि इससे कुछ चार्ज कम हो जाएगा और कुछ यहाँ डेवलप होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 60 कूलम चार्ज आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, 40 कूलम। तो कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, 100 कूलम। कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज कितना है, 60 + 40, 100 कूलम। तो ये सिस्टम का इनिशियली जो जितना चार्ज था 100 कूलम, सिस्टम का आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू केबल्स या दोनों को कनेक्ट कर दिए, कितना चार्ज है, 60 कूलम भी है, 100 कूलम भी है। तो इनिशियली सिस्टम का 100 कूलम चार्ज, बाद में भी 100 कूलम चार्ज। तो किसी सिस्टम का, एक दो बॉडी का सिस्टम मान लेते हैं, तो जितना चार्ज इनिशियली होता है उतना ही चार्ज फाइनल होता है। तो चार्ज में ना कमी आता है ना इंक्रीज होता है।
क्वेश्चन देखिए, थ्री आइडेंटिकल स्फीयर ए बी एंड सी हैविंग चार्ज 20 कूलम 10 कूलम एंड 0 कूलम। एक ए है, इसमें चार्ज है 20 कूलम। बी है, इसमें चार्ज है 10 कूलम बी। और एक सी है, सी बॉडी, जिसमें चार्ज है 0 कूलम। नाउ स्फीयर सी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए। अब क्या किए, ए को सी के साथ कांटेक्ट करवाया, तो ये ए है, ये सी है, ये 20 कूलम चार्ज है, यहाँ इनिशियली 0 कूलम चार्ज था। कांटेक्ट कराने पर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा ए टू सी। अब कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब दोनों का सेम शेप है, साइज सेम है, तो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कितना चार्ज आ गया, 10 कूलम। यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, 10 कूलम आ गया। ये अब ए और सी को टच करवाए तो कितना चार्ज आया, 10 और 10। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नाउ कंटेक्ट विथ बी। ऐसा करने के बाद सी को दोबारा हम किससे कांटेक्ट करवा रहे हैं, ये सी है, इसको हम कांटेक्ट करवा रहे हैं बी के साथ। अब ये सी में कितना कूलम चार्ज आ गया, 10। बी में कितना कूलम चार्ज है, 10। देखो दोनों में चार्ज सेम है, चार्ज सेम कहने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब पूछ रहा है प्रत्येक स्फीयर पे कितना चार्ज बच गया। तो ए पे कितना है, 10 कूलम, बी पे 10 कूलम, सी पे भी 10 कूलम। तो सब पे 10 10 कूलम का चार्ज जनरेट हो गया। अगला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज, सेम प्रकृति का आवेश, सेम प्रकृति कहने का मतलब प्लस प्लस सेम प्रकृति, या माइनस माइनस दोनों सेम प्रकृति। तो सेम प्रकृति का आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति, एक प्लस दूसरा माइनस, या एक प्लस माइनस दूसरा प्लस, ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक माइनस आवेश, एक प्लस, एक नेगेटिव आवेश है, चार्ज है, और प्लस चार्ज है, दोनों देखो दोस्ती कर लिया, अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या कर रहा है, रिपेल, मतलब देखो दूर भाग गया, दोस्ती टूट गया। यहाँ पर देखिए, एक प्लस दूसरा प्लस, ये भी क्या है, सेम प्रकृति सेम नेचर के चार्ज, प्लस सेम प्रकृति के चार्ज में भी रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ भी रिपल्सन। इसका मतलब प्लस प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन। और प्लस, दोनों सेम नेचर के चार्ज था, प्लस माइनस विपरीत प्रकृति, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। माइनस प्लस के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ये है। तो यही लिखा हुआ है, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगला कूलम्ब्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ बताता है दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे, कितना, और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक ही साथ में है, दूसरा इस साथ में है। मान लेते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, दूर भागने का कोशिश करेगा, दूर रिपेल करेगा। अब कितने फोर्स से रिपेल करेगा, ये कौन बताएगा, तो ये बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज बताता है। The electrostatic force between two point charge is directly proportional to, समझिए, एक प्लस चार्ज Q1, दूसरा प्लस चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, R। तो इन दोनों के बीच प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, कोई पूछे तो कैसे हम बताएंगे। तो रिपल्सिव फोर्स, आप सोचिए, रिपल्सिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे करेगा कि नहीं करेगा। अगर ज्यादा चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा, कम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स भी कम होगा। तो रिपल्सिव फोर्स चार्ज पे भी निर्भर करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। फिर बताइए रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों, मान लो दोनों के बीच में फाइट हो गया,
तो जितना नजदीक रहेगा फाइट उतना खतरनाक होगा, जितना दूर जाएगा, जितना दूर 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 पे रहेगा तो फाइट होने का संभावना उतना कम रहेगा। एक है बासोपट्टी में, दूसरा है पटना में, तो क्या दोनों के बीच फाइट संभव है? नहीं होगा। लेकिन एक बासोपट्टी के गुरुकुल में बैठा हुआ है और एक कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ है, बहुत नजदीक नजदीक है, तो फाइट तो होना ही है भाई। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा फाइट उतना कम, मतलब डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। अब यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो क्या जाएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो फोर्स बराबर एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये है कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ। नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया? फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ क्या है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। के क्या है? के को बोलते हैं कूलम्स, कूलम्स कांस्टेंट। के का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अभी यूनिट देखने वाले हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के ये किसके लिए है? एयर के लिए, एयर मीडियम वैक्यूम मीडियम के लिए के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। Q1 क्या है? Q1 है पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q1। Q2 क्या है? दूसरा पॉइंट चार्ज Q2। और R क्या है? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो ये कूलम्स लॉ याद कर लीजिए सभी छात्र। कूलम्स लॉ क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to product of charge and inversely proportional to a square of distance between two point charge and acts along line joining two point charge। अब देखिए पॉइंट, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब Q1 प्लस मान लो, Q2 भी प्लस, तो दोनों के बीच कौन से फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। F प्रोपोर्शनल 1 बटे आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन किए तो यहाँ क्या आ गया? फोर्स प्रोपोर्शनल 1 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और हम प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो क्या आ गया? के को बोलते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब के को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अभी सभी बच्चों को याद हो गया? नहीं याद हुआ तो बताइए। क्या सभी बच्चों को याद हो गया कूलम्स फोर्स? कूलम्स फोर्स F बराबर क्या होगा? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कूलम्स फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला कूलम्स फोर्स F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब के का वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट भी याद करना है। अब के को डिटेल्स में देखिए क्या है। तो के का वैल्यू हमने क्या बताया? 9 गुना 10 के पावर 9, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको पूछेगा के का कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू एयर के लिए। अब कूलम्स कांस्टेंट मान लेते हैं कोई चार्ज है Q1 और Q2, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। क्या इन दोनों चार्ज को एयर में रख दिए, मान लो हमारे दोनों हाथों में चार्ज है, इसको एयर में रख दिए तो मान लेते हैं 100 न्यूटन का चार्ज एक दूसरे पे लगा रहा है। अब इस दोनों चार्ज को अगर हम पानी में डुबो दे तो क्या सेम चार्ज पे फोर्स लगेगा? फोर्स क्या सेम लगेगा एयर में जितना लग रहा था? नहीं लगेगा, चेंज आ जाएगा। मतलब क्यों चेंज आया? क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम था इनिशियली एयर था, अब दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया। इसका मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करेगा,
वो दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है, हवा है, पानी है, केरोसिन है, क्या है, इस पे भी निर्भर करता है। इसको बोलते हैं कि कूलम्ब्स कांस्टेंट मीडियम पे भी निर्भर करता है। मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट मीडियम पे भी निर्भर, अलग अलग मीडियम के लिए यहाँ पर वैल्यू अलग अलग। तो के को जब हम लोग, के का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹ किसके लिए, एयर के लिए। इसी को, के को जब एक्सपेरिमेंटल निकाला गया तो के का वैल्यू आया, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इम्पोर्टेंट, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म आया। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेटर क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी समझ लीजिए कि कूलम्ब्स कांस्टेंट के मीडियम पे भी निर्भर करता है, और इसमें एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बताएं, और अच्छे से ध्यान से देखिए। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10⁻⁻12 यूनिट। जो के का यूनिट था उसका रिवर्स, के में किसका, के का यूनिट कितना था, के का यूनिट हम लोग क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नीचे में कूलम था तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर। न्यूटन ऊपर था, अब नीचे आ गया। मीटर ऊपर था, अब नीचे आ गया। तो इसका यूनिट आप सिर्फ के का याद करें, इसको रिवर्स कर दीजिए के साथ। ओके। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपके बोर्ड के लिए एग्जाम है, 8.85 गुना 10⁻⁻12। क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो के Q1 Q2/r² होता है। ये के जो होता है एयर के लिए 9 × 10⁻9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के का वैल्यू जो होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि किस पे निर्भर करेगा, मीडियम पे निर्भर करेगा। आगे चल के देखेंगे, ये हवा के लिए है, वैक्यूम के लिए। किसी और मीडियम के केस में यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको एप्सिलॉन आर बोलेंगे। तो ये है, इसका वैल्यू 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पर आपको दो बातें, कूलम्ब फोर्स F बराबर के Q1 Q2/r² और के का वैल्यू यहाँ लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये आपको याद रखने हैं। और के का वैल्यू याद कर लो यहाँ से, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू बताया हमने, इसको रखेंगे तो के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 × 10⁻⁹। ये है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ इन मीडियम अभी जो देखे वो किसके लिए था, एयर वैल्यू, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए हम लोग क्या सीखे, के का वैल्यू सीखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को बोल रहे थे क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर वाटर के अंदर दोनों चार्ज को रखते हैं तो के का वैल्यू क्या सेम आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा? नहीं आएगा। अभी बताया कि जब दो चार्ज को एयर में रखे तो 100 न्यूटन का फोर्स आया। इसी चार्ज को पानी में डुबो देंगे, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो फोर्स कुछ और आ जाएगा, चेंज आ गया फोर्स में। क्यों? क्योंकि वहां मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक मीडियम के साथ भी कोई रिलेशन होना चाहिए ना फोर्स का। तो उसी मीडियम के साथ रिलेशन के लिए एक नया कांस्टेंट हम ऐड करेंगे नीचे, जिसका नाम होगा, जिसका नाम एप्सिलॉन आर होगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वाटर के लिए के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो एयर का था, साथ में एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखा हुआ है। किसी अन्य मीडियम के लिए k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अभी बताया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन अभी बताया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो मीडियम के लिए k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये क्या है, वैक्यूम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स का क्या रिलेशन, इसके लिए एक टर्म आ गया। अब कूलम्स लॉ के लिए अगर आपको बोले कि कूलम्स लॉ लगाना है तो एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, इसके लिए कूलम्स लॉ क्या लगाएंगे, फोर्स बराबर के Q1 Q2/r², जहां k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फोर्स का वैल्यू, ये कब लगाएंगे, ये लगाएंगे एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एयर के अलावा किसी और मीडियम के लिए फोर्स, कूलम्स फोर्स का कौन सा वैल्यू लिखेंगे, तो मीडियम, किसी और मीडियम के लिए फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एयर के लिए है, साथ में एप्सिलॉन आर से भी गुना कर देंगे Q1 Q2/r²। तो ये आपका रहा किसी अन्य मीडियम के लिए कूलम्स लॉ। याद कर लीजिए, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r², जबकि एयर और वैक्यूम के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन आर नहीं लिखा हुआ, Q1 Q2/r²। अब कुछ मीडियम का आपको याद रखना होगा रिलेटिव परमिटिविटी, कुछ मीडियम का आपको क्या रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स बराबर के Q1 Q2/r²। एयर मीडियम के लिए, एयर मीडियम या वैक्यूम के लिए फोर्स का क्या वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ ये एयर मीडियम के लिए लगाना है, जबकि किसी अन्य मीडियम, अदर मीडियम के लिए यही वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन आर। ये किसी अन्य मीडियम के लिए है। अब कुछ मीडियम का एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको याद करना है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कुछ मीडियम के लिए, एयर के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1, एयर के लिए 1, वाटर के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 80, केरोसिन के लिए कितना होगा, 3 to 5। इसका चार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं, वहां पर देख लीजिएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, अभी सीखे हैं कूलम्स लॉ, क्या होगा, फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मान लो एक Q1 चार्ज Q2 पे F फोर्स लगा रहा है, और Q2 चार्ज Q1 पे भी सेम फोर्स लगाएगा F। तो क्या वैल्यू, F बराबर के Q1 Q2/r²। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन तो नहीं लिखा, डायरेक्शन किधर होगा, देखो डायरेक्शन किधर होगा। अब कोई पूछे, ये मान लो वेक्टर में लिखना है, तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब Q1, देखो ध्यान से, Q1 Q2 पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, वेक्टर स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन देना पड़ता है, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, डायरेक्शन। और क्लास 11 में हम लोग सीखे थे डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी के ऊपर कैप लगा रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शन कैसे देंगे, फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसमें डायरेक्शन दे दिए आर कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे आप फोर्स लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अन्य तरीका, अब इसमें हम मान लो F बराबर कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2, तो हम लिखेंगे के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप, यहाँ भी 1 2 लगा देंगे। जो यहाँ फोर्स में लिखा हुआ है यहाँ वो आ जाएगा। कहीं लिखा हुआ है F बराबर F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R21, मतलब चार्ज बराबर क्या हो गया, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R12। एक और इसका फॉर्म समझ लीजिए, F21, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। F बराबर अगर आपको 1 2 लिखा हुआ है तो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R12 कैप हो सकता है। सेकंड, क्या आप यूनिट वेक्टर निकालना जानते हैं, आर यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, ऐसे भी लिखते हैं ना इसको। तो आप लिखिए 1 2 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए तो R12 वेक्टर, R12 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R12, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से F12 बराबर क्या आ गया, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R12 वेक्टर बटे R12 का मैग्नीट्यूड, जो R है वही मैग्नीट्यूड होगा, मतलब R12 मैग्नीट्यूड को सिंपल क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ से F12 बराबर क्या मिल गया, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर R12 वेक्टर बटे आर, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा आर क्यू। तो यहाँ से कंक्लूजन, अगर फोर्स, कंक्लूजन देखिए 1 2 के Q1 Q2 बटे आर, यहाँ देखिए अगर आर के ऊपर कैप लगा हो तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। अगर अगर आर के ऊपर एरो लगा हो तो यहाँ पर आर क्यू होगा। अगर यहाँ 1 2 लगा है तो यहाँ भी 1 2 होगा। यहाँ 2 1 लगा है यहाँ भी 2 1 होगा। और एक फॉर्म समझ लीजिए, यहाँ पर 1 2 लगा है लेकिन यहाँ पर 2 1 लगा है, तो 2 1 को 1 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस लगा के। तो R12 यहाँ 2 1, यहाँ 2 1 दे दिया, यहाँ 1 2 दे दिया। जैसे फिर से देखिए F12 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू R21। बताओ, मैंने क्या बोला था, यहाँ 1 2 हो तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 1। तो 2 1 को रिवर्स करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन में आपको पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कहाँ पर क्या मैंने लिखा। दोबारा देख लेना वीडियो को, अगर दिक्कत हो तो। अगर और भी दिक्कत हो तो बताना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का, एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, जो चार्ज बहुत कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या बहुत कम पॉइंट, बहुत कम स्पेस ले रहा हो। या ऐसे समझो कि एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है, और इस चार्ज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत दूर से। तो यहाँ बहुत दूर पॉइंट के लिए ये चार्ज कैसे दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा, ये हो गया पॉइंट चार्ज। ये मान लो ऐसा एक स्फेरिकल शेप है, इसमें भी चार्ज दिया है, लेकिन इस स्फेरिकल शेप को हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तो ये क्या दिखेगा, पॉइंट की तरह दिखेगा, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। लेकिन एक स्फीयर है, इस पे हम लोग चार्ज दे दिए और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट दिखेगा, नहीं, पॉइंट नहीं दिखेगा, ये चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज एक किसी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो मार्कर एक लेंथ, एक पतला सा लेंथ है, इस पे चार्ज दे दिए, तो क्या होगा, एक लंबाई पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हर लंबाई, हर लेंथ पे कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर हम पूछे कि एक यूनिट लेंथ पे
इस नॉब पे कितना चार्ज है, एक नुकीला नॉब पे, पेन पे, इस नॉब पे कितना चार्ज है। तो एक छोटे से लंबाई में अगर चार्ज पूछे तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उस चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उस चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मान लेते हैं इस पूरे लेंथ पे हमारे पास क्यू चार्ज, इसका लेंथ एल है और इस पे कितना चार्ज दिए हैं, क्यू। तो एल लेंथ पे क्यू चार्ज, एल लेंथ पे कितना चार्ज, क्यू। एल लेंथ पे क्यू चार्ज, तो एक लेंथ पे कितना चार्ज, एल लेंथ पे क्यू चार्ज, तो वन यूनिट पे कितना चार्ज, क्यू बटे एल। तो ये वन यूनिट, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ। अब इसका यूनिट पूछेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा बताओ सभी। चार्ज का यूनिट कूलम्ब और लेंथ का यूनिट मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर क्या हो गया इसका, कूलम्ब पर मीटर क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पूछे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो मान लो डीएल लेंथ में कितना चार्ज है, डी क्यू, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर डी क्यू बटे डीएल। इंपॉर्टेंट क्या है डिफिनीशन, चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर। If the charge is distributed over a straight line or over a circumference of circular or over edge of cuboid, then distribution is called linear charge density. अगला नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मान लेते हैं पूरा ये जो सरफेस है इस पे हमारे पास क्यू चार्ज है और इसका सरफेस एरिया कितना है, ए। तो एक यूनिट सरफेस एरिया में, छोटे से यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज होगा, तो इसका जो चार्ज होगा छोटे से एरिया में वो टोटल चार्ज बटे टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज बटे टोटल सरफेस एरिया, मतलब यूनिट सरफेस एरिया पे मौजूद चार्ज को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। If the charge distributed over surface area, then distribution is called surface charge distribution. अगर चार्ज किसी सरफेस एरिया, टेबल के सतह जैसे है, ऐसे सतह पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिट सरफेस एरिया, एक छोटे से सरफेस एरिया पे जो चार्ज मौजूद है उसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ऐसा यूनिट क्या, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू बटे एस। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, एस क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करें छोटे से एरिया की, तो छोटे से एरिया में कितना चार्ज, डी क्यू, सरफेस एरिया कितना, डी एस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज डी क्यू बटे टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो टोटल चार्ज डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हो, टोटल चार्ज पूछ रहा हो, तो चार्ज बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी गुना एरिया। नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक कमरे के अंदर बहुत सारा चार्ज है तो उसका चार्ज डेंसिटी, अगर कोई चार्ज किसी इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरे हॉल में मान लो क्यू चार्ज मौजूद है और वॉल्यूम हॉल का वी है, वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज, तो एक यूनिट में कितना चार्ज, क्यू बटे वी। एक यूनिट में मौजूद चार्ज को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज Q, टोटल वॉल्यूम V, तो कितना मिल गया हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q बटे V। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर टी क्यू बटे वॉल्यूम V लिखते हैं इसको। अब मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर डी क्यू बटे डी वी।
यहाँ से डी क्यू बराबर क्या मिल गया, इसको इधर भेज दीजिए, रो इंटू डी वी। यहाँ से इंट्रीगेट कर देंगे, इंट्रीगेट कर दीजिए तो डी क्यू का इंट्रीगेशन क्यू बराबर इंट्रीगेशन रो इंटू डी वी। यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी दिया हो ये निकाल सकते हैं। आपको डेफिनेशन के साथ यूनिट, आप यूनिट याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ, यूनिट कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यूनिट कूलम पर मीटर। अगर पूछे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी तो टोटल चार्ज बटे टोटल सरफेस एरिया, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछे तो टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। और बच्चों ऐप भी आ गया है अपना गुरुकुल का, सभी बच्चे ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और ये इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुरुकुल ऐप में आपको मिल जाएगा ढेर सारे वीडियोज, लेक्चर, डीपीपी और आज के क्लास का वीडियो का पीडीएफ।